हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर टैक्स अबाउट इंडिया पर। मैं हूं कौशल किशोर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपल सी में चैप्टर 8, जो कि है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ये इस चैप्टर का फ्रेंड्स फुल ट्यूटोरियल है। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सब्र रखिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बेसिकली डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होते क्या हैं, इसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन है। तो फ्रेंड्स, ऐसे डिजिटल टूल्स और डिजिटल डिवाइसेस जिनकी सहायता से वित्तीय सेवाओं का लेन देन किया जा सकता है, उन्हें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कहते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस आधारित वित्तीय सेवाओं को गरीबों को नवीनतम तकनीकी के द्वारा बहुत ही कम लागत में पहुंचती है। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें, ये जो सेवाएं हैं ये 24 घंटे उपलब्ध होती हैं। ठीक है, वर्ष भर 24 घंटे उपलब्ध रहती है, इसलिए लिखा हुआ है 24x7 × 365। ठीक है, मतलब ये हमेशा अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, डिजिटल चैनल ग्राहकों तथा सेवादाताओं के लिए लागत में भारी कमी करता है। इसके साथ ही डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज नई टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट या मोबाइल फोन्स के माध्यम से फाइनेंस की बेसिक सर्विसेज को आम जनता तक पहुंचाती है और नए डिजिटल चैनल के माध्यम से रुपए को भी ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, यह चैनल कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के खर्च को कम करते हैं, दोनों को, है ना, तथा 365 दिनों 24 घंटों की सर्विस देने के लिए रास्ते खोलते हैं। आइए अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली यदि आप इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ते हो और समझते हो तो आप निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि OTP क्या होता है, QR कोड क्या होते हैं, UPI ID क्या होती है, कैसे यूज़ करना है, AEPS सर्विसेज क्या होती हैं, USSD सर्विसेज क्या होती है, कार्ड एंड वॉलेट्स के बारे में जानकारी, POS के बारे में जानकारी, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जानकारी, नेफ्ट के बारे में जानकारी, RTGS के बारे में जानकारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है वो सारे ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर को कवर करने के बाद आपको जिनके बारे में ज्ञात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो IMPS सर्विसेज के बारे में भी, ये भी एक इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस होती है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फाइनली ऑनलाइन बिल पेमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये थे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको OTP के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, जिसको कि वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, और साथ ही साथ QR कोड, जिसको कि क्विक रिस्पांस कोड बोला जाता है, UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेक्स्ट AEPS जिसका फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, नेक्स्ट USSD यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, कार्ड्स जिसमें कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनसे आप जो है ट्रांजैक्शन करते हो, E-वॉलेट्स, ठीक है, POS यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, और फाइनली हमें देखना है इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, जिसमें हमें 3 सर्विसेज देखनी है, नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS, और इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि IMPS। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं विस्तार से इन सब पॉइंट्स के बारे में और टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब प्रेजेंटेशन से बाहर निकल जा रहा हूँ और अब मैं डायरेक्टली आपको अपने एक MS वर्ड की फाइल में ले जाऊँगा,
जहाँ पर हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो ये है, मैंने समय बचाने के लिए पहले से ओपन कर रखी है, बना करके रेडी कर रखी है। तो फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले OTP के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये OTP एक प्रकार का सिक्योरिटी कोड यानी कि पासवर्ड होता है, जिसके द्वारा यूज़र को एक वैध प्रमाणित किया जाता है। यह पासवर्ड निश्चित समय में केवल एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इससे एक बार में एक लॉगिन सेशन और भुगतान का प्रमाणीकरण हो सकता है। ठीक है, OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, और पारंपरिक पासवर्ड आधारित ऑथेंटिकेशन की तुलना में ये फास्ट और सिक्योर है, और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए OTP द्वारा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन किया जाता है, यानी स्टेप 2 वेरिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यह तरीका यूज़र तथा संस्था दोनों के लिए एक दूसरे को जांचने का बेहतरीन साधन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह पासवर्ड सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जो कि 6 डिजिट का कोड होता है। यह विशेष श्रृंखला 10 सेकंड से आधे घंटे के समयांतर तक रह सकती है। ठीक है, इसके बाद ये अवैध हो जाती है। ये बात आपको अच्छे से नोट करना है ना। यूज़र का प्रमाणीकरण करने के लिए OTP को यूज़र के पास ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से भेजा जा सकता है। डिजिटल रूप में SMS, ईमेल्स या फिर मैसेंजर का उपयोग होता है, और ऑफलाइन के लिए यूज़र के पते पर कागज़ पर छापकर डाक द्वारा भेजा जाता है। अब ये बात करते हैं OTP आखिर कितना सुरक्षित है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि इसे सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है, इसलिए हम इंसानों का इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, और साथ ही साथ हर ट्रांजैक्शन सत्र के लिए रैंडम कोड बनाया जाता है, यानी इमीडिएटली। तो इसलिए हैकर या अन्य व्यक्ति इसका अनुमान लगाने में असफल हो जाते हैं। इसके अलावा यह टाइम पर वेस्ट होता है, यानी समय आधारित, इसलिए इसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमलावर पासवर्ड को प्राप्त भी कर लेता है, तो इस स्थिति में OTP सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि पिछले सत्र में बनाए गए डेटा की पूरी जानकारी के बिना एक सत्र को बाधित नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकार हैकर हमले की सतह को और कम किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं OTP का इस्तेमाल आखिर होता कहाँ कहाँ है, यूजेस ऑफ OTP। तो सबसे पहले आपको बता दूं, OTP का इस्तेमाल अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि नेट बैंकिंग सबसे बड़ा एग्जाम्पल, तथा पैसों का लेन देन करते समय पुष्टिकरण के लिए मोबाइल में OTP जाता है। ठीक है, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑनलाइन जो भी हम शॉपिंग करते हैं, भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करते समय मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है, जिससे कि आपका सुरक्षित पेमेंट हो जाए। दैनिक जीवन के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई नया सिम कार्ड खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उस समय भी एक जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP भेजा जाएगा, फिर आपका सिम कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, प्रमाणीकरण हो जाएगा। ठीक है, और चालू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किसी वेबसाइट अथवा ऐप में लॉगिन करते हैं तो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड को दोबारा रीसेट करने के लिए OTP जाता है, और आप वहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये OTP वास्तविक यूजर की पहचान साबित करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट बात करें अगर, तो OTP का उपयोग रीएक्टिवेशन के लिए भी किया जा सकता है, अर्थात लंबे समय बाद यदि कोई यूज़र किसी ऐप या वेबसाइट में लॉगिन करता है तो यूज़र की सिक्योरिटी के लिए OTP भेजा जाता है, जिससे वेबसाइट पर लॉगिन करने वाले व्यक्ति की पहचान की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से एक डिवाइस में अनेक अकाउंट उपयोग में आ सकते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के लिए OTP भेजा जा सकता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आपके सभी डिवाइसेस सिक्योर हैं तथा उस अकाउंट से लिंक हैं जिसमें अकाउंट लॉगिन है, तथा किसी डिवाइस का अकाउंट की भी सुरक्षा को मापने का बेहतर तरीका OTP ही होता है। ठीक है, इसके अलावा लॉगिन करते समय सही यूजर की पहचान के लिए OTP बैंक हो, चाहे गूगल हो, चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, या फिर अन्य डिजिटल वॉलेट्स हैं जैसे कि पेटीएम फ्री रिचार्ज, इनके द्वारा भी OTP का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब जान लेते हैं OTP के आखिर लाभ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, इसे सुरक्षा कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर यूज़र का सुरक्षा कवर है, और सुरक्षा कवच और पासवर्ड चोरी होने के बाद भी यूज़र अकाउंट सुरक्षित रहता है, कोई अन्य व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर पाता। साथ ही साथ यूज़र का प्रमाणीकरण हो जाता है, यानी ऑथेंटिकेशन हो जाता है। ठीक है, धोखाधड़ी से भी बचाव
हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, जब मान लीजिए हम कोई ऑनलाइन पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो बैंक खाता धारक से अनुमति लेने के लिए एक OTP भेजता है ताकि असल खाता धारक की पहचान साबित हो जाए। इस प्रकार हम ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं और वित्तीय लेन देन में ही इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया अकाउंट पर ताला, यानी कि OTP के द्वारा आपके सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल आदि पर ताला या लॉक लगा सकते हैं और इन्हें ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें मुफ्त की सर्विस मिलती है, OTP मुफ्त मिलता है, ठीक है। इसके लिए यूज़र को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित जितनी भी वेबसाइट या अथवा संस्थान की होती हैं, वेबसाइट, ऐप अथवा संस्थान की होती हैं, और उसे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के लिए कोई ना कोई टूल उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ ये बहुत फास्ट है। OTP से यूज़र की पहचान सेकंडों में साबित हो जाती है। यूज़र को अपने पहचान दस्तावेज लेकर मजिस्ट्रेट के पास हाजिर नहीं होना होता है, ठीक है। अनिवार्य नहीं है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो ये मांगा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, ये सुरक्षा कवच है मगर ये हर जगह इस्तेमाल हो ऐसा अनिवार्य नहीं किया गया है। यह पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है क्या वह OTP की सुरक्षा पाना चाहता है या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, QR कोड के बारे में। तो QR कोड एक मशीन पढ़नी ऑप्टिकल बारकोड होता है जिसमें किसी विशेष आइटम से संबंधित जानकारी जुड़ी हुई रहती है। यह जानकारी हाइपरटेक्स्ट के रूप में हो सकती है जिसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाएगा, ठीक है, यह पढ़ा जाता है। QR कोड का फुल फॉर्म जैसा कि हम देख चुके हैं पहले प्रेजेंटेशन में, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है और एक मानक UPC बारकोड से तेज पठनी तथा ज़्यादा मेमोरी क्षमता का होता है। इसी कारण यह अन्य बारकोड से अधिक लोकप्रिय और दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। बारकोड रीडर में किसी लोकेटर यानी कि URLs, आइडेंटिफायर यानी कि पर्सन और ट्रैकर्स एक प्रकार का कोड का डेटा छिपा रहता है जो किसी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को खोलता है। QR कोड में जानकारी को एनकोड यानी कोड करने के लिए मानक कोड एलिमेंट का ही उपयोग किया जाता है। इन मानक तत्वों में एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है जैसे कि ABC, 46 हैश, डॉलर इत्यादि, बाइट या बाइनरी तथा कंजी यानी कि चीनी लेखन के वर्ण जिन्हें जापान में इस्तेमाल किया जाता है शामिल होते हैं। इसकी बनावट कैसी होती है? तो इसके लिए हमने एक फिगर ले रखा है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से होती है। और एक साधारण QR कोड की संरचना वर्गाकार बॉक्स की जैसी होती है जिसके अंदर सफेद बैकग्राउंड के ऊपर काले वर्गाकार बॉक्स बने रहते हैं जिसे किसी इमेज कैप्चरिंग डिवाइस जैसे कि कैमरा, स्मार्टफोन के द्वारा रीड किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बारकोड रीडर को पढ़ने के लिए रीड सॉलोमन कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यह इमेज को तब तक स्कैन करता रहेगा जब तक कि सही डेटा तक नहीं पहुंचा जाए। इस दौरान वह ईमेल में शामिल गलतियों को सुधारता रहता है, ठीक है। अधिकतर QR कोड ब्लैक एंड वाइट होते हैं मगर ये रंगीन भी जनरेट किए सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, रंगीन भी बनाए सकते हैं, कहने का मतलब अपनी ज़रूरत के अनुसार इन्हें कस्टमाइज भी किया जा सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं QR कोड की हिस्ट्री की। तो इसका आविष्कार जापान की कंपनी डेंसो वेब द्वारा 1994 में किया गया था जिसे वाहन उद्योग के लिए विकसित किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। इस बारकोड द्वारा उत्पादन के समय वाहनों की ट्रैकिंग की जाती थी। आज QR कोड को वाहन उद्योग के अलावा बृहद क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि बिजनेस, निजी दोनों उपयोग शामिल हैं। मतलब बिजनेस में भी होता है, निजी उपयोग में भी इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसके कारण QR कोड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक 2D बारकोड है फ्रेंड, इस बात को नोटिस करना है, 2D यानी 2 डायमेंशनल, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ QR कोड, तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक QR कोड, दूसरा होता है डायनामिक QR कोड। तो स्टैटिक QR कोड में क्या खासियत है? देखिए, इस बारकोड का उपयोग सार्वजनिक सूचना को प्रसारित करने में किया जाता है और इसे बहुत कम बार संपादित किया जाता है। इस QR कोड को पोस्टर, टीवी विज्ञापन, अखबार, पत्रिका आदि में प्रकाशित किया जाता है। इस कोड का निर्माता सीमित जानकारी प्राप्त कर पाता है, जैसे QR कोड कितनी बार स्कैन किया गया है या फिर जिस डिवाइस स्कैन हुआ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर हम बात करें वही डायनामिक QR कोड की, तो एक प्रकार का लाइव QR कोड होता है जिसे समय समय पर संपादित किया जाता है और इसे यूनिक QR कोड भी कहते हैं। इस कोड का निर्माता
कई प्रकार की जानकारी ट्रैक कर सकता है। जैसे स्कैन करने वाले का नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, कितनी बार उसने कोड स्कैन किया है, कोड में शामिल जानकारी तक पहुंच, और साथ ही साथ कन्वर्जेशन रेट क्या है, ये सब जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यूआर कोड में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो क्यूआर कोड को मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं आप, और इसके लिए विशेष बारकोड रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए इसमें क्या क्या खासियत होती है। जैसे कि बारकोड जो होता है वो वर्सेटाइल होता है, इससे हम लगभग सभी प्रकार के बाइनरी या न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट्स डेटा को एनकोड कर सकते हैं। क्यूआर कोड तेज़ी से स्कैन होता है और इसकी तुलना में अधिक अर्थात अन्य बारकोड की पठनीय है। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है क्यूआर कोड से जो स्कैनिंग होती है वो अन्य बारकोड की तुलना में ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट होती है और जो कि ज़्यादा रीडेबल होती है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, और क्यूआर कोड में जो भी डेटा होता है वो बड़े पैमाने पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड में जो भी डेटा होता है वो हम बड़े पैमाने पर स्टोर कर सकते हैं और उसको एक जस्ट लाइक अ लिंक उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस हो गया है, लेकिन आपको इसको समझ लेना है। ठीक है, तो क्यूआर कोड फास्ट स्कैन होता है किसी अन्य बारकोड की तुलना में, साथ ही साथ क्यूआर कोड बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको नोटिस करनी है। चलिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो रही है तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ओके, अब देखते हैं क्यूआर कोड आखिर कितना सुरक्षित है। जैसा कि हम थोड़ा इसके बारे में ऊपर भी देख चुके हैं, जैसे कि हमने ओटीपी के बारे में जाना था वैसे। ठीक है, तो इसमें क्या सिक्योरिटी है क्या नहीं है। देखो, क्यूआर कोड स्कैन करना ज़्यादा सुरक्षित नहीं समझा जाता, पहली बात, क्योंकि स्कैन करने वाले को ये पता नहीं होता कि इस क्यूआर कोड में क्या जानकारी डाली गई है या कूट की गई है, मगर फिर भी इसके ज़्यादा खतरे भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप केवल एक अनजान वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उस लिंक पे पहुंच भी गए हो तो आप सोच के समझ के उसको यूज़ करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन आप ले सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इसलिए क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले उसे प्रकाशित करने वाले जो भी लोग हैं या जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। जब आपको लगे कि ये संस्था या व्यक्ति या विश्वास किया जा सकता है इस पर, तभी आप उसके द्वारा बनाए गए जो कोड है क्यूआर कोड उसको स्कैन करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा स्कैन करने के बाद प्राप्त जानकारी को खुद वेरीफाई भी करें और इसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएं। और गोपनीय जानकारी जो भी आपका लेन देन है, भुगतान है जैसे कार्यों के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने से बचें। ठीक है, अगर कोई प्रमाणिक ऐप नहीं है जिसका कोई क्यूआर कोड वैलिड है तो उसको भी आप स्कैन करने से बचें। ठीक है, तो यहाँ पर लेन देन था। चलो, मैंने इसको थोड़ा हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूपीआई आईडी की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी अब मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यूपीआई क्या होता है। बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहलाता है ना, और यह एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस तकनीकी पर आधारित होता है। और यह आईएमपीएस के ऊपर एक अतिरिक्त लेयर होती है जो नगद रहित बैंकिंग यानी कैशलेस तथा अन्य वित्तीय ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं करने की सहूलियत प्रदान करता है। तो भारत को नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनाने का सपना जैसा कि सरकार ने देखा था, उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस यूपीआई की जो है खोज की गई है और भारत में नोटबंदी के बाद ये सर्विसेज शुरू की गई यूपीआई की। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 11 अप्रैल 2016 को फ्रेंड्स, कब 11 अप्रैल 2016 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया। ठीक है, जिसमें आरबीआई गवर्नर माननीय रघुराज राजन जी ने इस प्रोजेक्ट को 21 सदस्यीय बैंकों के साथ आरंभ किया था।
मगर आज 140 से भी ज़्यादा यूपीआई आधारित बैंक हो चुके हैं और फ्यूचर में और ज़्यादा ही बैंक इससे कनेक्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यूपीआई द्वारा दो बैंक अकाउंट के बीच तुरंत मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये सारा काम बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज किए बिना पूरा होता है, जिसके लिए यूज़र को सिर्फ अपना एक वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की आवश्यकता होती है, जिसको हम संक्षिप्त में जिसको हम यूपीआई आईडी बोल रहे हैं ना, आईडी, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यूपीआई की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये वर्ष भर 24 घंटे इसके द्वारा आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये भी सुविधा मिलती है। सभी बैंकों के लिए केवल एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है और विभिन्न प्रकार के भुगतान की सुविधा इसमें मिल जाती है। पैसा मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और शिकायत करने के लिए जो भी यूपीआई आईडी का मौजूदा नंबर है उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो भी आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी सहायता के लिए ईमेल आईडी और नंबर होता है, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा विकसित पेमेंट प्रणाली जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल सिक्योर और फास्ट होती है। वर्चुअल एड्रेस को बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एक बार आपने कहीं पेमेंट किया वो सेव हो जाता है और उसी एड्रेस पर आप दोबारा से चाहो तो पेमेंट कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो इसकी विशेषताएं हो गई हैं। अब इसके लाभ देख लेते हैं, एडवांटेज। ठीक है, तो देखिए दो तरह से हम इसके लाभ दे सकते हैं। पहला तो है वित्तीय सेवाओं वाले लाभ और दूसरा है गैर वित्तीय सेवाएं अथवा सामान्य सेवाएं वाले लाभ। तो वित्तीय सेवाओं में जैसे कि मनी ट्रांसफ़र करना या फिर मनी प्राप्त करना, बिलों का भुगतान करना, बैंक बैलेंस की पूछताछ करना या मनी रिक्वेस्ट भेजना। और सामान्य सेवाओं में क्या आता है, ओटीपी को जनरेट करना, पिन बदलना, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाना या फिर उसको बदलना। ठीक है, बैंक खाता जोड़ना या बैंक खाते को हटाना है, ट्रांजेक्शन देखना है, क्यूआर कोड जनरेट करना है या फिर किसी ट्रांजेक्शन से संबंधित शिकायत दर्ज करनी है, लेन देन का पूरा विवरण, ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो उपयोग करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका बैंक में एक अकाउंट खोला होना चाहिए और उसमें एक मोबाइल नंबर भी बैंक में आपको अपने खाते से जुड़वा लेना है। साथ ही साथ आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, तो ही आप सब सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, यूपीआई की सेवा का लाभ। और एक डेबिट कार्ड जिससे आप एटीएम कार्ड ही बोलते हैं ना, उसका एम पिन बनाया जाएगा वो भी होना चाहिए। और एक यूपीआई मोबाइल ऐप, ठीक है, जैसे कि भीम ऐप हो गई या पेटीएम ऐप हो गई या गूगल पे की ऐप हो गई, कोई ना कोई एक ऐप होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ऊपर बताई गई ये सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है तब आप यूपीआई आईडी का उपयोग करने के लिए रेडी हैं। और इसके लिए यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका तरीका नीचे बता रहे हैं। ठीक है, और एक और ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है, और जिस समय आप ये कर रहे हो रजिस्ट्रेशन उस समय आपके जिस नंबर से भी आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उसमें कम से कम ₹1 का बैलेंस अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले अपनी पसंद का एक यूपीआई ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए जो भी आपको चलाना हो। तो अब ऐप को शुरू कीजिए, पंजीकरण शुरू कीजिए, स्क्रीन पर दिखाए गए जो भी निर्देश हैं उनका पालन कीजिए। इसके बाद वर्चुअल आईडी बना लीजिए, अपना एम पिन जनरेट कर लीजिए और ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दीजिए। अब अगर बात करें बेस्ट यूपीआई ऐप कौन सा है, तो देखिए भीम यूपीआई ऐप जो कि इंडिया का ही है भारत में बना हुआ, जिसको बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो और फ़ोनपे ये भी इंडिया का ही है, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़ोनपे में कई बार कंप्लेंट्स आती हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। आप भीम ऐप इस्तेमाल करिए या फिर गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है आपको यही इस्तेमाल करना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी संबंधित बैंक का ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी लिस्ट दी है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें कि भीम यूपीआई सबसे ऊपर लिखा है, उसके बाद फ़ोनपे, एसबीआई पे, एचडीएफसी बैंक, मोबाइल बैंकिंग, आईसीआईसी पॉकेट्स, एक्सिस पे, यूनियन बैंक यूपीआई ऐप, पीएनबी यूपीआई, ईएम पावर, कैनरा बैंक यूपीआई, यूसिको यूपीआई, विजया यूपीआई, ओबीसी यूपीआई, पेटीएम ऐप,
बड़ौदा एम पे, महा UPI और काय पे, यस पे, इस तरह से ये जो ऐप है इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आइए अब बात करते हैं AEPS सर्विस की, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की। ठीक है, तो AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी आधार आधारित भुगतान प्रणाली, यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके द्वारा आप सुदूर इलाकों तक भी बैंकों की पहुंच सुनिश्चित हो पाई है इसी के माध्यम से, आधार के कारण, है ना। तो ये क्या है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा अंतर वित्तीय बैंकिंग लेन देन समावेश आसानी से हो पाता है। इसे NPC यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा सदस्य बैंकों की सलाह से विकसित किया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग से वंचित इलाकों में बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना होता है। और इस सिस्टम के द्वारा लेन देन करना बहुत आसान हो गया है। अब ग्राहकों को पैसा निकालने और जमा करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उन्हें बैंक पासबुक या डेबिट कार्ड आदि साथ रखने का झंझट है। बस आधार नंबर से उनके बेसिक बैंकिंग काम या फिर घर के नज़दीकी ही पूरे हो जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में बैंक शाखाएं नहीं हैं उन क्षेत्रों के लोगों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एक वरदान साबित हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि अब बैंक इनके पास ही आ गए हैं और इन्हें बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल NEPS का उपयोग एक बैंक मित्र जिसको कि बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट या BC भी बोलते हैं की सहायता से किया जाता है। बैंक BC के पास माइक्रो ATM या POS यानी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होती है, जिसके द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ग्राहक अपनी आधार संख्या दर्ज करता है और जमा निकासी रकम बताकर अंगूठा से या फिर आंख की पुतली का फोटो से पहचान को प्रमाणित करता है। पहचान की पुष्टि होने के बाद ही लेन देन पूरा हो पाता है फ्रेंड्स। ठीक है, AEPS द्वारा उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि मुख्य रूप से 5 प्रकार की सेवाएं हैं, या तो नगद निकासी करना है या नगद जमा करना है, अंतर बैंक फंड ट्रांसफर करना है, खाते का मिनी विवरण देखना है या फिर बैलेंस पूछताछ करनी है, तो आप AEPS के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, मनी ट्रांसफर का कार्य संबंधित बैंक का BC ही कर सकता है। जैसे सेवाएं किसी भी बैंक मित्र द्वारा ली जा सकती हैं, इसलिए AEPS से एक चलता फिरता बैंकिंग सिस्टम रेडी हो गया है। आप कहीं भी बैंकिंग कर सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में बैंकिंग ऑन द गो कहा जाता है। AEPS के क्या क्या फायदे हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो ग्राहक को घर बैठे बैंक की सेवा मिल रही है। दूसरा, भी पैसा जमा करने तथा निकालने के लिए शहरों तथा तहसील या मुख्यालय या किसी जिला मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित होने की आवश्यकता उनको नहीं रही है, ना ही उनको किसी विशेष शाखा में जाने की आवश्यकता रही है। ठीक है, वित्तीय लेन देन करने के लिए पासबुक, डेबिट कार्ड आदि साथ लाने की भी आवश्यकता खत्म हो गई है। खाते की जानकारी जैसे कि खाता नंबर, खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, ये सब याद रखने की झंझट खत्म हो गई है। हस्ताक्षर किए बिना, अंगूठा लगाए बिना ही लेन देन करना संभव है और पर्ची की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आधार संख्या और फिंगरप्रिंट से ही लेन देन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और एक सुरक्षित और तेज भुगतान प्रणाली होती है। साथ ही साथ ये बिल्कुल मुफ्त है और अंतर बैंकिंग लेन देन संभव, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं, नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि का त्वरित भुगतान यहाँ से हो सकता है। अब कुछ बातें आपको ध्यान देनी, जैसे कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली ग्राहकों के लिए मुफ्त है, लेकिन मगर यहाँ पे क्या है, कुछ बैंक शुल्क भी वसूल सकते हैं, जिनके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक मित्र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, AEPS से लेन देन करने के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक वैलिड आधार नंबर होना चाहिए, खाता धारक का फिंगरप्रिंट या आंख की पुतली का फोटो होना चाहिए, बैंक या IIN यानी इश्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक मित्र जिसको कि हम संक्षिप्त में BC बोलते हैं यानी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट, माइक्रो ATM या POS मशीन यानी बायोमेट्रिक डिवाइस का होना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ आधार संख्या से पूरा लेन देन कर सकते हैं।
खाता संख्या, खाताधारक का नाम, बैंक शाखा का नाम आदि फालतू की जानकारी याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सीधी बात। ठीक है, अब देखते हैं एईपीएस का उपयोग कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, अपने नज़दीकी बैंक मित्र के पास जाना। ठीक है, बैंक मित्र के पास मौजूदा मशीन से अपनी आधार संख्या दर्ज करना है। फिर बैंक मित्र को अपना आधार कार्ड पकड़ा दीजिए, वो दर्ज कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद लेन देन का प्रकार चुन लीजिए कि आपको निकासी करनी है, कि जमा करना है, कि फंड ट्रांसफ़र करना है, कि बैलेंस पूछताछ करनी है, कि फिर मिनी विवरण देखना है। अब अपना बैंक का चुनाव कर लीजिए, किसी बैंक मित्र से करवा लीजिए, लेन देन की राशि दर्ज कर लीजिए, अपना फिंगरप्रिंट लगाकर या फिर पुतली का फोटो खिंचवा कर पहचान की पुष्टि करा लीजिए। और पहचान की पुष्टि होने के बाद आप अपना लेन देन पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसीप्ट भी उससे ले लीजिए। ठीक है, बैंक मित्र से। अब बात करते हैं आखिर ये एईपीएस कितना सुरक्षित है। ठीक है, तो देखिए ये सुरक्षित तो बहुत है। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न है। पहला बड़ा रीज़न है, बैंक खाते की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा, आधार से प्रमाणीकरण भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये एक सिक्योर सिस्टम है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें ई वॉलेट्स की, ठीक है, ई वॉलेट, तो बेसिकली ई वॉलेट क्या है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ अभी। देखिए ई वॉलेट क्या है। ई वॉलेट एक डिजिटल बटुआ है जिसका उपयोग आप जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंबल जस्ट लाइक बनाया गया है ई वॉलेट्स का। अब ऑनलाइन खरीदारी आपको करना हो, बिल भुगतान करना हो, रिचार्ज करना हो, टिकट बुक करनी हो और मनी ट्रांसफ़र करना हो, तो ये सारी चीज़ें ई वॉलेट से कर सकते हो। यह एक प्रीपेड सेवा होती है। ई वॉलेट एक जो भी ये सर्विस है इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स। ठीक है, इसे मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट भी कहा जाता है। जो काम आप जेब में रखे हुए बटुए से कर सकते हैं वही काम इससे भी कर सकते हैं। लगभग वही सारे काम सारे के सारे कर। ठीक है, अब देखिए अपने बटुए में आप पूरा पैसे तो रखता नहीं है, जितनी आपको आवश्यकता होती है ना उतने पैसे आप रखते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही इसमें भी रखना है। तो देखिए होता क्या है, मोबाइल वॉलेट आपको प्रीपेड सर्विस यानी कि जैसे कि हमारी प्रीपेड सिम होती है, पहले हम रिचार्ज करा लें, जितने का रिचार्ज होगा जो उसमें जो भी सर्विस होगी उतनी लिमिट है हमारी, उससे हम आगे नहीं कर सकते। तो ये भी प्रीपेड सर्विस है, मतलब हमें पहले इस वॉलेट में पैसे डालने होते हैं फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। सीधी बात, यानी पहले वॉलेट में पैसे डालना है, ठीक है, उसके बाद इसको यूज़ करना है। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है, पेटीएम ऐप। ठीक है, पेटीएम ऐप में हमें वॉलेट की सुविधा मिलती है, उसमें हम पैसे डाल सकते हैं, फिर हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कहाँ होगा इस्तेमाल? ऑनलाइन खरीदारी करते समय, बिलों का भुगतान करते समय, रिचार्ज करते समय, टिकट बुकिंग करते समय या मनी ट्रांसफर करते समय। ठीक है, अब देखते हैं ई वॉलेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए ई वॉलेट बेसिकली 4 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, और इन्हें आरबीआई के अनुसार बांटा गया है। क्लोज्ड ई वॉलेट्स, सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट्स, सेमी ओपन ई वॉलेट्स और ओपन ई वॉलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज ई वॉलेट की बात करें तो ये जो ई वॉलेट है ये एक साइट बेसिस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनके द्वारा आप किसी अन्य साइट या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यह एक प्रकार से निजी डिजिटल वॉलेट होते हैं। वहीं हम बात करें सेमी क्लोज्ड वॉलेट की, तो यह क्लोज्ड ई वॉलेट का ही दूसरा वर्जन है और इसका इस्तेमाल आप एक साइट के अलावा उस साइट से संबंधित अन्य साइटों पर भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मगर आपको नगद निकासी की सुविधा नहीं दी जाती। वहीं हम बात करें सेमी ओपन ई वॉलेट्स की, तो इन डिजिटल वॉलेट के द्वारा आप खरीदारी कर सकते हैं और साथ में अन्य ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। इन ई वॉलेट्स को बहुत सारी जगहों पर स्वीकार किया जाता है, इसलिए इनके द्वारा आप प्रमुख और लोकप्रिय जगहों पर आसानी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मगर ये डिजिटल वॉलेट भी आपको नगद निकासी की अनुमति नहीं देते। अब फाइनली बात करते हैं ओपन ई वॉलेट्स अथवा बैंकिंग वॉलेट्स की।
तो इन डिजिटल वॉलेट्स को बैंकिंग वॉलेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है, जैसे और ये आपको बैंक अकाउंट से जुड़े हुए रहते हैं। इनके द्वारा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के अलावा नगद आहरण यानी कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ई वॉलेट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए। डिजिटल वॉलेट सुविधाजनक होते हैं, ठीक है, और आपको बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यह मुफ्त सर्विस होती है, तेज और आसान है, चिल्लर से निजात आपको मिल जाती है, सुरक्षित और भरोसेमंद है, प्रत्येक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं उपलब्ध रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ई वॉलेट का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए ट्रांसफ़र करने में, शॉपिंग करने में, टिकट बुकिंग करने में, बिल पेमेंट्स में आप ई वॉलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ई वॉलेट काम कैसे करता है, तो दो बेसिक स्टेप हैं, एक तो सॉफ्टवेयर के द्वारा, दूसरा इन्फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के द्वारा वॉलेट अपने यूज़र को सिक्योरिटी और एनक्रिप्शन प्रदान करता है, ताकि यूज़र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निजी जानकारी जैसे कि उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और या बैंक अकाउंट है वो सिक्योर रहे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वाले भाग में आप यानी यूज़र की निजी जानकारी होती है। जब आप डिजिटल वॉलेट के द्वारा पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट की पहले से सेव जानकारी आपके सामने आती है, बस सुरक्षा पिन डालते ही आपका पेमेंट पूरा हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, बहुत आसान है, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें इंटरनेट कनेक्शन रेडी होना चाहिए, और एक ई वॉलेट ऐप जो भी आप इस्तेमाल करना उचित समझे वो होनी चाहिए, लाइक पेटीएम, और डिजिटल साक्षरता होना भी ज़रूरी है, आपको जानकारी होनी चाहिए कैसे चलाना है। ओके, अब इसको इस्तेमाल करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, पहले तो आप प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ से आप अपना कोई भी ई वॉलेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इसके बाद उस ऐप को ओपन करिए, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, वॉलेट में पैसा डाल दीजिए, इसके बाद आपका जो भी डिजिटल बटुआ है वो रेडी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ई वॉलेट का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, देखिए। अपना ई वॉलेट का पासवर्ड, यूज़र नेम किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है। आपके द्वारा लगाया गया जो भी पिन है वो भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करें, केवल विश्वसनीय और सुरक्षित जगहों पर ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें। बैंक में जाकर SMS अलर्ट की सुविधा जरूर लगवा लें, समय समय पर यूज़र नेम, पासवर्ड और पिन बदलते रहें। ठीक है, अब बात करते हैं मोबाइल वॉलेट्स इंडिया में जो फेमस है वो कौन कौन से हैं। देखिए मैंने कुछ नाम दे रखे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी ई वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये वो सारे ई वॉलेट्स ऐप हैं। अब बात करते हैं POS क्या होती है और इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप दुकान पर खरीदारी करने गए, वहाँ पेटीएम कार्ड निकाला, एक मशीन पर आपने उसको सरकाया, ट्रांजेक्शन पूरा किया, सामान लेकर वापस आ गए। पेट्रोल पंप पे गए, राशन की दुकान पे गए, मॉल जनरल स्टोर पे गए, बैंक शाखा आदि जगहों पर इस तरह की मशीनें आपने ज़रूर देखी होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? यस, ऑफकोर्स आप जानते होंगे। कार्ड स्वाइप करने वाली मशीनों को भी आप जो है POS मशीन कहते हैं, और इनका काम क्या होता है? ट्रांजेक्शन करवाना। ठीक है, तो इन मशीन को POS मशीन या POS टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो POS क्या होती है? एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसका उपयोग कैश रजिस्टर के स्थान पर किया जाता है। POS मशीन डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ये रीड करती है, खरीदार की पुष्टि कराना और ग्राहक को सामान की रसीद देने का काम करती है, मगर यह काम व्यापार तथा लोकेशन के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है। POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बिक्री केंद्र। इसका मतलब ये होता है कि POS टर्मिनल दुकान या खुदरा स्टोर में वह स्थान होता है जहां से ग्राहक कोई सामान खरीदते हैं। और यह सही भी है, क्योंकि जिन स्टोर में POS टर्मिनल का उपयोग किया जा रहा है वहां पर कैशियर के स्थान पर POS मशीनें काम में लाई जाती है। POS मशीन अकेली नगद रहित ट्रांजेक्शन करने में सक्षम होती है, ग्राहकों को परचेज रिसीप्ट भी बनाकर दे देती है, और यह सारा काम मिनटों में हो जाता है, क्योंकि पैसे निकालने गिनने के लिए पर्ची की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
और ना ही पर्ची बनाने की आवश्यकता होती है। पॉस टर्मिनल आमतौर पर देखिए निम्नलिखित कार्य करता है। देखिए क्या क्या, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग करता है, रिसीविंग पेमेंट करता है, मेकिंग परचेज रिसीव करता है और क्रिएटिंग इन्वेंट्री करता है। मगर इन 4 प्रमुख कामों के अलावा स्टोर के प्रकार और व्यापार की प्रकृति के आधार पर पॉस का कार्य बदल भी सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, मसलन एक खिलौने की दुकान पर लगा पॉस टर्मिनल एक होटल रेस्टोरेंट पॉस सिस्टम से भिन्न होगा, मगर इसकी आधारभूत जो संरचना है या जो उसकी वर्किंग प्रणाली है, सिस्टम है, वो नहीं बदलती। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं USSD कोड। इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ओके, और ये जो कोड होता है वो स्टार से शुरू होकर हैश पर खत्म होता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार से शुरू होकर हैश पर खत्म होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, यह एक सर्विस होती है जो बिना इंटरनेट के भी उपयोग की जा सकती है। इसमें किसी भी तरह से इंटरनेट का उपयोग नहीं होता है और इसका ज़्यादातर सभी मोबाइल उपयोगकर्ता इसका प्रयोग करते हैं, खासतौर से अपना बैंक बैलेंस जानने के लिए। ठीक है, अगर इसका विकास देखें तो यह बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, इतना विकसित हो चुका है, बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होने लगा है। अब बैंक अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी आप इस कोड के जरिए पता लगा सकते हैं। सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए USSD कोड जारी कर रही हैं। ठीक है, जिनसे ग्राहक बैंक बैलेंस प्राप्त करने के अलावा इन कंपनियों के अन्य सर्विसेज भी ले सकते हैं। यह कोड बहुत विकसित कोड बन गए हैं क्योंकि अब USSD कोड *99# ने एक बैंकिंग रूप ले लिया है। ठीक है, एक बैंकिंग रूप ले लिया है जो पहले सिर्फ मोबाइल बैलेंस चेक करने में ही प्रयोग में लाया जाता था बेसिकली। अब इस कोड के जरिए आप सभी काम जैसे कि फंड ट्रांसफ़र करना हो, बैंक खाते की जानकारी लेना हो, बिल पेमेंट करना हो, चेकबुक की रिक्वेस्ट करनी हो, अकाउंट मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन की सीक्रेट जानकारियां जैसे कि IMI नंबर आदि की जानकारी भी इसी कोड से ले सकते हैं। तो मतलब *99# से नहीं, इस स्टार और हैश पे ही ख़त्म होता है, बीच में कुछ डिफरेंट कोड आएगा जिससे आप IMI नंबर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो देखिए ये डेबिट कार्ड है और ये क्रेडिट कार्ड है, ये इस तरह से बेसिकली दिखते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या समानताएं हैं, पहले देखो, दोनों ही समान आकार और समान रंग रूप वाले प्लास्टिक कार्ड होते हैं जिन पर ढेर सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली नंबर ही होते हैं और नाम होता है। दोनों ही सभी भुगतान वाले स्थानों पर स्वीकार किए जाते हैं। दोनों को ही इस्तेमाल करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। ओके, और दोनों की सेवाएं आपको किसी ना किसी बैंकिंग माध्यम से मिलती हैं और इन कार्ड्स को बनाने वाली कंपनियां, जो भी कंपनीज होती है, दोनों तरह के कार्डों का निर्माण वो करती हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो। इसलिए इन पर दर सिंबल भी कमोवेश एक जैसे ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों हमारे वित्तीय लेन देन को आसान बनाती हैं। अब आइए बात करते हैं डेबिट कार्ड क्या होते हैं। तो सुविधा के मामले में डेबिट कार्ड बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन यह अपने पैसे के स्रोत के कारण अलग होते हैं। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट से पैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं। इससे होता यह है कि आपके खाते में उतने रुपए डेबिट हो जाते हैं जितने का ट्रांजेक्शन आपने कार्ड से किया है। इस व्यवस्था में आप जिसे पैसे चुकाते हैं उसके अकाउंट से क्वेरी जनरेट होती है और आपके बैंक के पास पहुंचती है। ऐसे में बैंक वह राशि जितनी आपने डेबिट कार्ड से चुकाई है आपके खाते में डायरेक्ट कर मर्चेंट के खाते में क्रेडिट कर देती है। अगर कहीं ऐसा हुआ है कि आपके खाते में उतनी रकम नहीं है जितना आपके डेबिट कार्ड के माध्यम से चुकाया है, तो बैंक आपकी क्वेरी को क्या करेगा, डिक्लाइन करके मर्चेंट को मैसेज भेजता है कि आपके खाते में पर्याप्त रकम नहीं है और आपका लेन देन पूरा नहीं होता। वहीं हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड का जन्म इस विचार को आधार बनाकर हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है उसे बहुत छोटी रकम उधार लेनी है तो बैंक किस तरह से उसे ज़्यादा कागजी कार्रवाई के यह उपलब्ध करवा सके
और उधार लेने वाले को बैंक के चक्कर भी नहीं काटने पड़े। तो अपने ग्राहक को यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्रेडिट कार्ड्स का जन्म हुआ है। जहां डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने खाते की रकम निकालते हैं, वही क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको बैंक कुछ समय के लिए वह रकम उधार देता है जितनी राशि आपने अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चुकाई है। क्रेडिट कार्ड से चुकाई जाने वाली राशि की लिमिट आपके आर्थिक आधार के अनुसार बैंक तय करता है और यह 5,000 से शुरू होकर कुछ भी हो सकती है। इस रकम पर आपको तय ब्याज भी देना होता है। ठीक है, क्या होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अंतर है? तो पहला अंतर तो आप मुख्य डिफरेंस ये है कि डेबिट कार्ड से हम लोग पैसा निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड से हम उधार लेते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड से उधार लेते हैं, ये मेन बात ध्यान रखनी है। डेबिट कार्ड से आप अपने खाते से ही रकम निकालते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप वह रकम बैंक से उधार लेते हैं। डेबिट कार्ड से निकाली गई रकम आपको कोई ब्याज नहीं देना होता है और क्रेडिट कार्ड से निकाली गई रकम पर आपको ब्याज देना होगा। डेबिट कार्ड के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट आपके खाते में उपलब्ध राशि होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी सेवा प्रदाता बैंक द्वारा तय की जाती है। क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया में समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान यह अधिक उपयोगी होते हैं, जबकि डेबिट कार्ड सिर्फ आपके देश में ही स्वीकार होते हैं। डेबिट कार्ड पर बैंक द्वारा लगने वाला जो भी सर्विस चार्ज है वो सामान्य तौर पर क्रेडिट कार्ड से कहीं कम होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। अपना कार्ड पर अंकित नंबर की जो सीरीज है किसी को नहीं बतानी चाहिए और कोशिश करें कि उपयोग के दौरान आपकी आंखों से ये ओझल ना हो। ठीक है, भूल कर भी अपने कोड कार्ड का जो पासवर्ड है या उस पर जो नंबर है वो किसी को ना बताएं, पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और कोई भी बैंक आपके अपने ग्राहक से किसी भी तरह का उसका पासवर्ड नहीं पूछता है। ऐसी साइट्स का उपयोग ना करें जो HTTPS से शुरू ना होकर HTTP से शुरू होती हो। ठीक है, ऑनलाइन अपने कार्ड्स को किसी भी साइट्स पर कभी भी स्टोर ना करें, क्योंकि अगर आपका लॉगिन हैकर के हाथ लग गया तो आपके कार्ड के क्रेडेंशियल भी उसके हाथ लग जाएंगे। ओके, अपने कार्ड्स के पासवर्ड को थोड़े थोड़े समय पर बदलते रहें, ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं उनकी संभावना कम हो जाती है। किसी भी स्टोर में अपना कार्ड स्वैप करने और पासवर्ड डालने के बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाने के पश्चात रसीद लेना बिल्कुल ना भूलें। बिना चौकीदार वाले ATM मशीन या ऐसी ATM मशीन जो सुनसान स्थान पर हो, ऐसी जगह पर अपने कार्ड के प्रयोग करने से बचें। ठीक है, अगर यह सावधानियां रखेंगे तो आप अपने कैशलेस ट्रांजैक्शन का बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक आनंद उठा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं फंड ट्रांसफर सर्विसेज की। तो जो हमारी पहली सर्विसेज है वो है RTGS के बारे में। तो RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, और यह पैसे ट्रांसफर करने की सबसे तेज सेवा है, जहां आपको नेफ्ट से पैसे प्राप्त करने में समय लगता है, वहीं RTGS के माध्यम से 30 मिनट के अंदर पैसे आपके खाते में पहुंच जाते हैं। RTGS का इस्तेमाल बड़ी रकम यानी कि 2 लाख से ऊपर की रकम भेजने के लिए किया जाता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है मेनली। RTGS सेवा का लाभ कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में खाता हो उसका लाभ ले सकता है, बस आपको बैंक में RTGS फंड ट्रांसफर का फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा। RTGS से पैसे भेजने के लिए हमें लाभार्थी का बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक ब्रांच, IFSC कोड का पता होना चाहिए और एक चेक जिस पर स्वयं उसके साइन हो लगाना पड़ता है। ओके, RTGS सेटलमेंट टाइम। तो RTGS बैंक के कार्यदिवस में सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होता है। ठीक है, सैटरडे को ये काम 12 बजे तक होता है। बैंक हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे वाले दिन कोई सेटलमेंट नहीं होता। RTGS से पैसे भेजने पर मामूली फीस भी लगती है, जिसे आप अपने बैंक में पता कर सकते हैं। RTGS कैसे करते हैं? तो RTGS
आप अपने बैंक ब्रांच जाकर या फिर ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं और घर बैठे तत्काल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र में आप आरटीजीएस ऑप्शन चुनें और बेनिफिशियरी की बैंक डिटेल डालकर ऐड कर दें। उसके बाद जितनी भी रकम आपको भेजनी हो भरें और सबमिट कर दें, खत्म। इसके बाद आपको बेनिफिशियरी की बैंक अकाउंट की डिटेल पता होनी चाहिए। अब क्या क्या पता होना चाहिए? जिसको भी आप भेज रहे हैं ना पैसे, उसका बैंक नेम क्या है, ब्रांच का एड्रेस क्या है, आईएफएससी कोड क्या है। ओके, अब इसमें चार्ज कितना होगा? तो आरटीजीएस की सेवा के लिए बैंक आपसे इसके चार्जेस भी वसूल सकते हैं। ये चार्ज केवल भेजने वाले पर ही लगता है, रिसीव करने वाले पे कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे 30, ठीक है, तो 30,000 से लेके 5 लाख तक, 5 लाख से 2 रुपये, सॉरी, ये मिसप्रिंट हो रहा है मे बी यहाँ पे। ये चार्ज में माफ़ कीजिए, अब मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है, और इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। तो 5 लाख पर 2 रुपये ऐसा तो नहीं है, ठीक है, 55,000 से ऊपर, ठीक है, लेकिन 2 लाख से ऊपर ही इसका ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस अभी आप छोड़ दीजिए, ये चार्जेस डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, है ना। तो सही मेरे हिसाब से जो बैंक हैं वो अपने हिसाब से इस चार्ज को रख सकते हैं या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप जिस बैंक की सर्विस ले रहे हैं वो कितना चार्ज ले रहा है। ओके, तो मैंने इसको हटा ही दिया। अब देखिए यहाँ पे नोट भी लिखा है, संभव बदलाव में राशि चार्ज, ठीक है, तो बैंक कर सकता है यहाँ पे। अब आरटीजीएस का उपयोग कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति इसका बैंक में खाता खुला उसका लाभ ले सकता है, सीधी बात। आरटीजीएस की विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, आरटीजीएस के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र रियल टाइम में होता है और सामान्यतः बड़ी रकम को ट्रांसफ़र करने के लिए ही किया जाता है, बड़ी रकम को, इस बात को ध्यान रखना है। यह तरीका बहुत ही तेज़ और सुरक्षित है। इसके माध्यम से ट्रांसफ़र की जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख है। 2 लाख से ऊपर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इससे कम नहीं। अब बात करते हैं नेफ्ट क्या है। तो नेफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके, नेफ्ट फंड ट्रांसफ़र एक आसान और सरल तरीका है। इसके माध्यम से देश भर में किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और इसकी शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। कब? 2005 में। ओके, और ये सेवा वर्तमान समय में लगभग हर एक बैंक में उपलब्ध है। नेफ्ट में पैसे का ट्रांसफ़र आरटीजीएस की तरह रियल टाइम में ना होकर आवरली बैच में होता है। ओके, नेफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जिस व्यक्ति के खाते में रकम भेजनी है उसका नाम, बैंक अकाउंट, ब्रांच कोड, आईएफएससी कोड आदि पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। आइए अब जानते हैं नेफ्ट काम कैसे करता है। तो नेफ्ट आरटीजीएस की तरह ही काम करता है, लेकिन नेफ्ट की प्रक्रिया आरटीजीएस के मुकाबले धीमी होती है और इसमें न्यूनतम राशि का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जैसे कि आरटीजीएस में था कि मिनिमम 2 लाख या उससे ऊपर, है ना। नेफ्ट से पैसे ट्रांसफ़र करने की जो फीस लगती है, जो कि भेजी जाने वाली रकम पर निर्भर है। नेफ्ट से फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति का बैंक अकाउंट और ब्रांच आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। नेफ्ट के माध्यम से 2 तरह की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो ऑफलाइन, यानी कि आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाकर नेफ्ट का फॉर्म भर के उसमें सभी जानकारी भरकर बैंक में जमा करनी होती है, और दूसरा नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन से वही तरीका है, बेनिफिशियर की सारी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, खाता नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक में जो नाम है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब नेफ्ट सेटलमेंट की टाइमिंग क्या है? तो देखिए, टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 23 बजे तक, और
शाम को जो है 7 बजे तक, और ये हाफ आवरली बैचेस में होता रहता है। अगर किसी कारण देरी हो गई तो ट्रांजैक्शन अगले दिन के वर्किंग आवर्स में आ सकता है। और जो भी आपका शनिवार है, चौथा शनिवार रहेगा और दूसरे महीने के, तो भी ये नेक्स्ट वर्किंग डे में शिफ्ट हो जाता है ना। और कोई सेटलमेंट नहीं, देखिए दूसरे के महीने में कोई सेटलमेंट नहीं होता। कोई भी जो हॉलीडे पब्लिक है, कोई भी हॉलीडे पब्लिक है और अवकाश जो भी साप्ताहिक रहते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी साप्ताहिक अवकाश रहेंगे या हॉलीडे रहेगी सरकारी, तो उस समय ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है बेसिकली। ठीक है, टाइमिंग आपको ध्यान रखनी है, सुबह 7 बजे से और 8 बजे से 23 बजे तक, और शाम को 7 बजे से ये हाफ आवरली बैचेस में होता है ना। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस फ्रेंड्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी चार्जेस लगे हुए हैं वो बैंक के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही चार्जेस हो, एक राउंड फिगर लगा। ठीक है, जैसे कि 10,000 रुपये की रकम है तो उस पर 2.5 GST के हिसाब से कटेगा। इससे ऊपर की रकम है 1 लाख तक या इससे थोड़ा कम तो 5 रुपये प्लस GST कटेगा। 1 लाख से ऊपर और 2 लाख से कम है तो 15 रुपये प्लस GST। 2 लाख से ऊपर तो 25 रुपये प्लस GST। ऊपर दिए गए चार्जेस में कोई भी बदलाव हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। तो लिस्ट ऑफ नेफ्ट इनेबल बैंकिंग इंडिया, तो ये एक लिस्ट दी गई है, ठीक, जहाँ जहाँ पे नेफ्ट इनेबल है, बेसिकली सभी बैंकों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इलाहाबाद बैंक, PNB, यूको, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल, विजया बैंक, नैनीताल, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना, HDFC, इंडस बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। ठीक है, ये सारी बैंकिंग में इनेबल होती है नेफ्ट की सुविधा। अब नेफ्ट की कुछ खास बातें और भी हैं, जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया होती है और पैसे भेजने के लिए बेनिफिशियर की डिटेल्स पता होनी चाहिए, तो वो सभी में लागू होगी। कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट हो इस सेवा का लाभ ले सकता है। नेफ्ट के माध्यम से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसे जमा करा सकते हैं। नेफ्ट की सुविधा सभी CBS ब्रांचेस में उपलब्ध है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं फाइनली IMPS की। ठीक है, तो IMP का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और जिसमें पैसे ट्रांसफ़र करना बहुत ही सिक्योर तरीका है जो कि NPCI के द्वारा संचालित होता है। IMPS के माध्यम से आप घर बैठे मोबाइल से किसी को भी कभी भी पैसे भेज सकते हैं, और बस आपको बेनिफिशियरी की डिटेल्स पता होनी चाहिए, है ना, और व्यक्ति का मोबाइल नंबर, MMID जो कि 7 अंक का होता है पता होना चाहिए। आप चाहे तो उसका अकाउंट नंबर या IFSC कोड के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं। तो इसके देखते हैं क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए IMPS के माध्यम से आप 24 घंटे बैंक हॉलीडे में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात, जबकि नेफ्ट और RTGS में ऐसा नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, MMID, आधार नंबर के माध्यम से पैसे भेजने की सुविधा यहाँ पे होती है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है फिर भी USSD कोड या SMS के माध्यम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। IMPS की सर्विस NPCI द्वारा संचालित है जो कि बहुत तेज और सुरक्षित है। अब देखते हैं IMPS का उपयोग कैसे करना है। तो IMPS के उपयोग के लिए आपके पास एक मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करनी होती है। मोबाइल बैंकिंग आप अपने ATM मशीन पर जाकर या फिर अपनी ब्रांच में फॉर्म सबमिट करके भी आप एक्टिवेट करा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए आवेदन करने पर आपको एक MMID और MPIN उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको जो है अपने बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आपको अपने बैंकिंग जो भी ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा।
या फिर आपको यूएसडी कोड के माध्यम से इसको उपयोग करना होगा। अब देखते हैं IMPS के द्वारा फंड ट्रांसफ़र कैसे हो पाता है। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड के द्वारा भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो लॉगिन करने के पश्चात आप जो है IMPS यूजिंग अकाउंट नंबर और IFSC कोड वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लीजिए और बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, IFSC कोड भरकर, अमाउंट भरकर सबमिट कर दीजिए, हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, और उसके बाद पिन मांगेगा, पिन डाल देना। ठीक है, फिर सबमिट कर देना है। इसके बाद सक्सेसफुली फंड ट्रांसफ़र का मैसेज दिखाई देगा आपको, है ना, तो आपका पेमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर और MMID के द्वारा करना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर भी आप जो है MMID के द्वारा आप जो है पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर और एक्टिवेट करने के लिए और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप अपनी ब्रांच से संपर्क जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ब्रांच ही आपको नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, लेकिन ये चैप्टर 8 का फुल वीडियो है फ्रेंड्स, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और वीडियो में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें, तो मैं रिगार्डिंग आंसर आपको ज़रूर दूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए संबंधित वीडियो भी अलग से बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आज की ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ योर टेक सपोर्ट इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।